डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं विज्ञान का सोल्यूशन सेट 2 का। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और आपको बता दूं, मैं सभी सॉल्यूशंस आपके अपलोड कर दिए गए हैं। आप उनको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक या कोई भी वीडियो का सोल्यूशन ना मिले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आपका सेट 1 कंप्लीट कर दिया गया था, सेट 2 कंप्लीट कर दिया गया है। आप इनको आराम से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। और आपको बता दूँ, आपके मैथ का सोल्यूशन लाइव दिखाया जाएगा ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आए, आप बेटर प्रिपरेशन कर सकें। और इस बार आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं पेपर्स में से आएंगे, तो इनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि नहीं है। तो चाल जो है ये सदिश राशि नहीं है, स्पीड जो है वो सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि मतलब आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि जिसका कोई डायरेक्शन हो। चाल की कोई डायरेक्शन नहीं, चाल ऐसे भी चल सकते हैं, चाल ऐसे भी चल सकते हैं, चाल इधर भी हो सकती है, चाल इधर भी, चारों तरफ। चाल की कोई डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड एक जो है आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, सदिश राशि नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है, यानी टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो उसकी स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि ये देखिए, ये ग्राफ है, जैसे ये रहा एक्स वाई ग्राफ। अगर मैं 1 सेकंड के लिए मतलब यहाँ तक चला तो इतनी ही, 1 मिनट में अगर मैं यहाँ तक चला, ठीक है, ऊपर वाली लाइन मान लो ये यहाँ पे आपका टाइम दिखा दिया और यहाँ पे आपका डिस्टेंस दिखा दिया, यानी कि दूरी दिखा दी। अगर मैं इतना दूर इतने समय में चला तो इतने ही समय में और इतना ही दूर चलूँगा, फिर इतने ही समय में और इतना ही दूर चलूँगा। तो इन सभी लाइनों को अगर हम मिलाएं, ऐसे ऐसे आपस में मिला लें, ऐसे बिल्कुल सही सही स्केल रख करके ऐसे ऐसे मिला लें, तो इन पे जो इनके पॉइंट जो बन रहे हैं, इन पे एक स्ट्रेट लाइन ही खींची जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। जब भी कोई चीज़ बिल्कुल सेम रहे, यानी कि एक कदम चलने के लिए जितना समय आपने लिया, दूसरे कदम में उतना ही समय लोगे, तीसरे कदम में उतना ही समय लोगे, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर तो आपने सभी ने देख रखा होगा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। तो ओडोमीटर क्या होता है आपका, ओडोमीटर वही है जो बाइक पे आप बैठते हैं तो उसमें एक सुई घूमती है जो आपको स्पीड दिखाती है, 50 की स्पीड में चल रहे हैं, 60 की स्पीड में चल रहे हैं। कार में भी होता है, हर मूविंग डिवाइस जो हम चलाते हैं, कार बाइक मोटरसाइकिल स्कूटी सब में होता है। तो उसमें जो स्पीडोमीटर होता है उसी को हम ऑडोमीटर भी बोलते हैं। और ये ऑडोमीटर क्या बोलता है, डिस्टेंस बताता है। स्पीड तो दिखाता ही, लेकिन एक्चुअली इसका काम क्या है, डिस्टेंस को मेज़र करना, कि हम कितने दूर जा रहे हैं, ठीक है। कितनी स्पीड में जा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, कितनी दूर जा रहे हैं, चाहे हम धीरे चले चाहे तेज़ चले, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो दूरी को नापता है। चौथा क्वेश्चन है, न्यूटन किसका मात्रक है। तो आप सभी को पता होगा, आप सब इतने इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको सभी को पता होगा न्यूटन जो है फोर्स का मात्रक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये बता पूछेगा क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेगा कि फोर्स की यूनिट बताइए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूटन होती है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन उस क्वेश्चन को घुमा के देगा एग्जामिनर, याद रखना आप। निम्नलिखित में से कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला गलत है फोर्स का, ये भी आपका सॉरी वर्क का, और ये भी वर्क का आपका गलत है। इनमें से कोई नहीं तो आएगा नहीं, क्योंकि कार्य जो होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना धक्का देंगे उतनी ही चीज़ वो आगे बढ़ेगी। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य है बल इनटू बल गुणा विस्थापन, मतलब जितना बल लगाया उतनी ही वो सरकी, तो वो हमने कार्य किया। यानी कार्य करके एक कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम, जो है आप देख सकते हैं विस्थापन कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर को, ये बल को नहीं बोल रहा हूँ मैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो ध्यान रखना आपको इसको फॉर्मूले को। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है, आवर्ती एसआई का मात्रक है। आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की मात्रक हमेशा वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे हर्ट्ज़ होती है, हर्ट्ज़, एच जेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में एच जेड लिखते हैं। आप कोई भी इक्विपमेंट लाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उस पर हमेशा हर्ट्ज़ ज़रूर लिखा होगा। 50 हर्ट्ज़ अपने इंडिया का स्टैंडर्ड है, और आप यूएसए में जाओगे तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज़ जो है वहाँ पे फॉलो होता है। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ फॉलो होता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको, कितना हर्ट्ज़ होता है, 50 हर्ट्ज़। कभी भी कोई पूछ ले आराम से बिंदास होकर जवाब दे देना। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगे, यानी कि इन एयर
साउंड वेव्स आर, तो साउंड वेव्स कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी कि जब वो सीधी तो जाती हैं लेकिन वो जैसे जैसे कणों से टकराती हैं वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ होती रहती हैं, कोयल जैसे ऐसे स्प्रिंग जैसी बनती हुई जाती हैं ध्वनि, ठीक है, ऐसे ऐसे बनती हुई आगे की तरफ जाएगी। अगर हम ध्वनि यहाँ से बोलते हैं हम, तो इसको जाना है तो स्ट्रेट नहीं जाएगी, थोड़ा सा ऐसे ये स्प्रिंग टाइप में होती हुई जाएगी, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। आवर्ती एन तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा व तरंग की चाल वी में संबंध आपको बताना है, तो वी बराबर होता है जो आपका एन जो है फ्रीक्वेंसी गुणा में लेंथ, ठीक है, एन इंटू लैम्डा, ठीक है, ये पहला ऑप्शन आपको सही कर लेना है। उसके बाद में जो फॉर्मूले हैं उनको रट लेना है, चाहे आपको याद करना है, ज़रूर आपको ध्यान रखना है। इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन, श्रव्य ध्वनि का परास होता है, यानी कि ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इज़, तो ऑडिबल रेंज साउंड की जो होती है वो 20 हर्ट्ज से, यानी कि 20 हर्ट्ज से एच जेड हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है आपके 20 किलो हर्ट्ज तक, किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, 20 किलो। अब यहाँ पे किलो वाला तो दिया ही नहीं है, तो हम 20 किलो को क्या बोला देंगे, हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना है 20,000 हर्ट्ज, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी का द्रव्यमान मास बताना है आपको, तो कितना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, वैसे होता है 5.72 इंटू 10⁻24 kg, एग्जैक्टली 6 नहीं होता, लेकिन आपके लिए ये 6 बोर्ड ने दिया है तो आप इसको मान सकते हैं, इसको भी गलत नहीं माना जाएगा। तो 6.0 इंटू 10⁻24 kg होता है, एक्चुअल में कितना होता है 5.724 के आसपास होता है, इंटू 10⁻24, ठीक है, kg। ये धरती का मास है, आप सोच लो आप धरती कितनी वो है, इतने 6 के आगे 24 जीरो लगा लो, उतना किलो का धरती है, आप समझ लो। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी का बालक का भार कितना होगा, तो केंद्र पर जो है जी की वैल्यू क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है, और जब वेट 20 केजी है तो वो भी जब वहाँ पे जाएगा तो जब जी जीरो हो जाता है तो वेट भी क्या होता है, मास इंटू जी, एम जी होता है ना, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला एम जी, एम आपका एम से जो भी चीज़ जी मल्टीप्लाई करोगे जीरो तो जीरो ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका जीरो, ध्यान रखना है आपको कि जीरो होगा। उसके आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो धरती के सेंटर पे जा कर के उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब खालिस्तान राशि है, प्रेशर इज़ ए क्वांटिटी, तो प्रेशर भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर क्यों है, प्रेशर आप देंगे तो वो प्रेशर राइज तो होगा लेकिन ये चारों तरफ से होगा, यानी कि अगर मैं पानी के अंदर अगर अपना मुक्का मारूं, प्रेशर मतलब मैंने प्रेशर दिया ना, फोर्स दिया, तो पानी इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब जगह पानी जाएगा, और यहाँ तक कि वो नीचे भी जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमने कोई गुब्बारा फुलाया है, बलून फुलाया है, और बलून को जैसे ही हम दोनों हाथों से दबाएंगे तो हम सोचेंगे कि ये प्रेस ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन वो चारों तरफ से प्रेस होता है। देखा है आपने दबी बलून को दबाना, तो देखना चारों तरफ से वो फैल जाएगा, यानी कि आपने फोर्स तो एक जगह लगाया लेकिन उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो कहाँ कहाँ से मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, मतलब फैल जाएगा। तो इस तरह की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जड़त्व का गुण जो है वो किस में पाया जाता है, तो केवल गतिशील वस्तुओं में ही आपका जो है इनर्शिया एग्जिस्ट करती है, ध्यान रखना है आपको, इन मूविंग बॉडी। उसके बाद में आपको 14 क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणु की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो ठोस अवस्था होती है तो अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स इज़ लोएस्ट इन सॉलिड्स, ठीक है, इसमें क्या है सॉलिड में बहुत बिल्कुल पास पास अणु होते हैं, इसलिए उनकी जो एनर्जी लेवल है बिल्कुल जीरो होती है, नल के बराबर होती है, नील के बराबर। उसके आगे हम अपना क्वेश्चन देखें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम किसके बराबर है, तो 283 केल्विन के बराबर है। ये कैसे हुआ, तो 10 तो डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें हमने क्या कर दिया 273 केल्विन को प्लस कर दिया। कभी भी डिग्री दिया जाए उसमें 273 केल्विन में अगर पूछा जाए तो 273 केल्विन प्लस कर देना, जो आंसर आएगा वही होगा। तो 273 में 10 डिग्री दिया हुआ है, इसको आप प्लस करोगे तो 283 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, निम्न में द्रव्य में कौन अनिश्चित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडिफाइंड इन लिक्विड, तो लिक्विड में देखो, लिक्विड का घनत्व भी होता है, यानी कि उसकी डेंसिटी होती है, कितना गाढ़ा है और कितना पतला है।
आयतन भी होता है, यानी कि उसकी वॉल्यूम भी होती है। यानी 1 लीटर दूध है तो आप चाहे एक पतीले में रखो, चाहे एक मग में रखो, चाहे एक जग में रखो, वो 1 लीटर ही रहेगा। और दूसरा द्रव्यमान, यानी इसका मास भी होता है। यानी अगर आप 1 लीटर दूध को आप तौलोगे तो जितना वज़न वो दिखा रहा है उतना किसी भी बर्तन में उतना ही वज़न दिखाएगा। लेकिन आकार, शेप उसकी फ़िक्स नहीं है। आपने उसको गिलास में डाला तो गिलास जैसा हो गया, जग में डाला जग जैसा हो गया, पतीले में डाला पतीले जैसा हो गया, कढ़ाई में डालोगे कढ़ाई जैसा हो जाएगा। जैसा फैलाओगे उसको वैसा वो फैल जाएगा, जैसा सिकोड़ोगे वैसा सिकुड़ जाएगा। तो उसकी क्या चीज़ फिक्स नहीं है? आकार, शेप। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 17वां क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो है भार का अनुपात कितना होता है? तो हमें पता है जैसे कि हाइड्रोजन कितना होता है H और 2O, ये जल होता है। तो हाइड्रोजन कितने इसमें 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2:1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम बात करें क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न से है, कौन सा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्लोरीन में टोटल कितने होते हैं? 17 आइटम। 17 में तो पहले में कितने आ गए 2, दूसरे सेल में कितने आते हैं 8, तो बचे हुए दूसरे लास्ट सेल में कितने होंगे 7। तो क्योंकि 2 ये और 8 10 हो गए तो बचा कितना 7। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करना है। 19वां क्वेश्चन है, एक तत्व कह रहा है समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं? तो समस्थानिक में डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है अलग अलग होती है, बाकी ये सब चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया है ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में है ये आपके राइट आंसर जो होती है समस्थानिक में एन एलिमेंट ऑफ आइसोटोप, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सॉरी, आपके जो मेन चीज़ होती है ये होती है आपकी थर्ड नंबर जो है कि न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है, डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर होते हैं। 20वां है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन हैं और 17 प्रोटॉन हैं, तो तत्वों का परमाणु भार, तो 17 और 18 को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 35, क्योंकि टोटल भार कितना होता है उसका न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो 35 इसका जो है मास आ जाएगा, एटॉमिक मास। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता? तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। ध्यान रखना है आपको, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है। उसके बाद में हम बात करें केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो वो प्रोटॉन का किरण पुंज है। किसका किरण पुंज है? प्रोटॉन के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है केनाल जो किरणें हैं वो प्रोटॉन का किरण पुंज है। अब इसके आगे हम बात करें 23वें क्वेश्चन की, अतिचारण का संबंध क्या है? अतिचारण मतलब कि अधिक चराई कर देना, यानी कि घास फूस उगे हैं और पेड़ पौधे उगे हुए हैं उसको अधिक से अधिक चराई कर देना। जब घास और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश आएगी तो क्या हो जाएगा? मिट्टी बह जाएगी। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? मृदा अपरदन से, यानी कि सॉइल इरोजन हो जाता है, वहाँ पे मिट्टी का क्षय होने लगता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में 24वां, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी की सतह पर जल पाया जाता है, कितना है? 70%। एक्चुअली में 71% है, लेकिन राउंड फिगर करके आपको 70% दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब एवोगाड्रो नंबर की जो है वैल्यू फिक्स होती है, और एवोगाड्रो ने यही संख्या दी थी, क्या दी थी? 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आपको याद रखना है, ये फिक्स वैल्यू है, इसका कोई वो नहीं है। जैसे कि हम यंग्स नंबर है, आप आगे जाके पढ़ोगे यंग्स नंबर क्या होता है। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स में बड़े जी का मान भी दिया है और छोटी वाले जी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का 9.8 मीटर पर सेकेंड वाला जो है आपको दिया है। तो इस तरह से इनके जो वैल्यूज़ दी जाती हैं ये कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती है, तो ये हमेशा यही नंबर रहेगा, याद रखना है आपको। पूछ लेगा तो आपको बताना है। जल का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर सभी को पता है, अभी अभी हमने ऊपर भी देखा जल किससे बना होता है? H2O से, तो ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 27वें क्वेश्चन में पूछा गया है, पेचिस का रोग कारक जीव है। तो पेचिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, यानी जीवाणु की वजह से होता है। एक संक्रामक रोग कौन सा है? तो हैजा जो है एक संक्रामक रोग है, जो आपको पता होगा हैजा की बीमारी फैली थी तो पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा, जैसे कोरोना की लॉकडाउन की अवस्था थी ऐसे ही एक बार फैली थी। काफ़ी प्रदेश इससे प्रभावित हुए थे, लेकिन पूरे जगह पे प्रभाव नहीं डाल पाया था, इसको रोकथाम कर ली गई थी। 29वां क्वेश्चन है, आत्महत्या का थैला यानी कि सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? तो हम सभी को पता है सुसाइडल बैग लाइसोसोम्स को कहते हैं, तो ये आपको सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। इसके आगे हम बात करें पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। उसके बाद में
नेक्स्ट जो है 31 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम अववर्धन कितना होता है? तो इसका है 20,000 से 20 लाख तक का गुना हम माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। और लेटेस्ट में जाए तो 5 करोड़ तक 5 करोड़ गुना हम अपने किसी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं सूक्ष्म जो है सूक्ष्मदर्शी से, इलेक्ट्रॉनिक वाले से। ठीक है, तो हमारे तो यहाँ 5 करोड़ वाला ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 20,000 गुना से 2 लाख गुना तक। ठीक है, 20,000 गुना से 2 लाख गुना तक, तो सबसे मैक्सिमम आप जो यहाँ पर क्या आंसर रखेगा? 20,000 गुना। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन में। कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? तो सभी को पता है यार, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो है पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद में पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? किचन ऑफ प्लांट सेल। तो इसको हम क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक जो होता है उसको हम बोलते हैं। इसके बाद में वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामकरण किया था, तो पुरकिंजे जो थे उन्होंने ये किया था। द साइंटिस्ट हु नेम द प्रोटोप्लाज्म, याद रखना है आपको, पुरकिंजे। इसके आगे भी है जे के कुछ पुरकिंजे है, मेरे को थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड निकल गया है। 35वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? यानी कि पौधों की जो मोटाई है वो बढ़ती जाती है, पौधे जो है मोटाई से बढ़ते जाते हैं। तो पार्श्व भित्तिज्योतक जो है लेटरल मेरिस्टेम जो है उसकी वजह से होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट करना है। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि पादपों की वृद्धि यानी लंबाई के ऊपर, यानी कि उनकी लंबाई, मोटाई की तो बता दी हमने, अगर लंबाई की पूछे तो एपिकल मेरिस्टेम जो है शीर्ष तक, जो शीर्ष के नाम से है ना, शीर्ष मतलब सिर, उसका सिर बढ़ेगा, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन आएगा। ध्यान रखना है, दोनों चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। 36वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, तो जाइलम में पाए जाते हैं ट्रैकिड्स। ठीक है, जाइलम में आपका आंसर सही है। उसके बाद में मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है? तो मूंगफली और बादाम के छिलकों में 2 चीज़ें, एक तो आपका जो है स्केरिट्स पाई जाती हैं, जो आपका थर्ड है ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है, और दूसरा होता है फैट। अगर ये ना दिया हो, फैट दिया हो, तो फैट भी आप लिख देना, आंसर सही होगा, फैट को करेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको। 38 नंबर जो है, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू आर जाइलम एंड फिलोम? जाइलम और फिलियोम जो है किस प्रकार के उत्तक है? तो ये संवहन उत्तक है, कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। ठीक है, यही आपके जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम में भाग लेते हैं। रंध्र के क्या कार्य हैं ये आपको बताने हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा? तो स्टोमाटा के काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान। स्टोमाटा क्या होती है? जो आपके पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों का अगर आपने किसी पत्ती को तोड़ करके देखा होगा तो एक छोटी छोटी जाली जाली सी बनी होती है, और उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपने देखा नहीं होगा, गौर नहीं किया होगा, कभी देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो वो जो छिद्र होते हैं वो क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन भी करते हैं। तो दोनों ही इसमें सही आंसर है, ए और बी। ठीक है, इसके बाद में 40वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है वो वसीय उत्तक कहलाता है, जिसको हमने इंग्लिश में बोल सकते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है वो वसीय उत्तक कहलाता है, जो हमारे शरीर में रहता है और वो वसा को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ये था आपका साइंस का उत्तर। इससे पहले मैंने बता दिया आपको, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, एसएसटी का, सभी का आपका उत्तर बना दिया गया। आप उनको देख करके अपनी तैयारी बढ़िया से करें, सभी वीडियो को ध्यान से देखें और मैथ का स्पेशली देखें, क्योंकि मैथ में आप सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो मैथ का वीडियो हमेशा ध्यान से देखना है आपको, हर सेट का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने लास्ट टाइम मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि मैथ को सॉल्व करके दिखाना सर, तो हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच।